देखिए पीवाईक्यू जो है वह बहुत ज़रूरी होता है तैयारी के क्रम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और रेलवे में तो 2014 से पहले जो है वो पीवाईक्यूज ही पूछा जाता था। जो भाई स्पीडी पढ़ लिया, जो भाई यूनिक का किताब पढ़ लिया, वो तो मतलब बाबा हो गया उस समय। लूसेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता था उस समय, बस एक किताब पढ़ना था और नौकरी मिल जाती थी। पीवाईक्यूज का ये रोल होता था पहले रेलवे में, लेकिन उसके बाद जब से टीसीएस ने लिया है तो उसने पैटर्न चेंज कर दिया। लेकिन भाई टीसीएस भी क्या करेगी, वो भी सवाल कहाँ से लाएगी। ग्रुप डी में तो वह लकीर के फकीर बने हुए साइंस का किताब हु बहु डिट्टो जो है वह किताब से लाइन बाय लाइन छाप देती है। लेकिन यहाँ एनटीपीसी का सिलेबस अलग है, तो जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं जाएगी एनटीपीसी। और सवाल आप देखिएगा बार बार असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला, खिलाफत आंदोलन, बार बार वही घुमा फिरा के पूछ देती है। इसीलिए ठीक से पीवाईक्यूज पढ़िए, देखिए तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए एनटीपीसी एग्जाम जो है होली के बाद होने की संभावना है, ठीक है। और रेलवे अपनी कैलेंडर को बढ़िया से फॉलो कर रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर छोड़ दें तो साल भर में बराबर एग्जाम्स ले रही है, ठीक है। और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी रेलवे, क्योंकि उसके पास समय भी कम है, इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 2019 में जो एनटीपीसी फॉर्म निकला था उसका एग्जाम 2021 में जो 8 जनवरी को हुआ था उसका पेपर देखेंगे, है ना। पेपर कब लिया गया था, तो 3 से 4:30 बजे के बीच में शाम को लिया गया था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है। विनय मतलब आप डिसिप्लिन में रहिए, तो डिसिप्लिन कहाँ होगा, तो भाई विनय पिटक में होगा। तो भिक्षुओं के लिए नियम कहाँ, तो विनय पिटक में है। देखिए हम लोग त्रिपिटक पढ़ते हैं ना, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। तो विनय पिटक में क्या होता है, बौद्ध संघ के नियमों और विनियमों का संग्रह है, ठीक। अभिधम्म पिटक क्या है, तो यह बौद्ध धर्म का दर्शन ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का दर्शन ग्रंथ है, ठीक है। और 7 भागों में वो छोड़ दीजिए, लेकिन यह दर्शन ग्रंथ है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिधम्म पिटक दर्शन है, विनय पिटक क्या है, तो नियम विनियम है, और सुत्त पिटक क्या है, तो भगवान बुद्ध के उपदेश है। भाई बुद्ध धर्म को किसने स्थापित किया था, तो स्थापित किया था महात्मा बुद्ध ने, जिसे सिद्धार्थ गौतम भी कहा जाता है ना, लुम्बिनी में जन्म लिए थे। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो है उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। बात भी सही है, तो यह बात जो है बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। देखिए कुछ चीजें बेसिक होती है, उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता, तो वही चीज है कि मौलिक विचार जो है, मौलिक अधिकार जो है, ये बेसिक चीज है। मौलिक अधिकार से जुड़े कुछ फैक्ट क्या है कि कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कराची रेजोल्यूशन लिया गया था। तो कब लिया गया था, तो 1931 में। कौन लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लिया गया था और उसको पारित भी किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे इस सत्र के 1931 के कराची अधिवेशन के, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस सत्र में क्या हुआ था, तो मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुआ था। अगली बार राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर पूछ देगा कि कौन से अधिवेशन में जो है संकल्प पारित किया गया था, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कराची संकल्प। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो देखिए जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय तमिलनाडु था, लेकिन आज के समय अगर अभी आपको 2024 के अंत में या जनवरी के फर्स्ट में परीक्षा में आता है तो वहां पर गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। गुजरात ने तमिलनाडु को पछाड़ दिया है और गुजरात जो है सबसे ज्यादा यहाँ संभावना भी बताई जाती है। भाई इसका कोस्ट लाइन जो है भारत में सबसे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना भी बताई जाती है और यह अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर है। इसीलिए गुजरात जो है अच्छा काम कर रही है और पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कर रही है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जून को। कब मनाया जाता है, 15 जून को, ठीक है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है, तो चेन्नई में है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ है, चेन्नई में है। देखिए फैक्ट देखिए, वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन क्या है भाई, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो ये बोल रहा है उसके अलावे तो गैर कौन सा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, हाइडल ऊर्जा, यही सब है। तो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से अपनी विद्युत स्थापित क्षमता का 50% प्राप्त किया जाएगा। 2030 तक 50% हमको गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करना, ये टारगेट है। और 2070 तक भारत ने घोषणा कर दी है यूएन में कि हम नेट शून्यता, नेट न्यूट्रल हम प्राप्त हो जाएंगे। मतलब हम जितना, हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम जो है 200 टन अगर छोड़ते हैं तो उतना हम सोखेंगे भी, हम न्यूट्रल हो जाएंगे। अच्छा फैक्ट क्या है, तो भारत अभी पवन ऊर्जा में कहाँ स्टैंड होता है, तो भाई जो है भारत अभी चौथे स्थान पर है।
चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद दुनिया में चौथी बड़ा भारत में संचयी ऊर्जा स्थापित हो चुकी है। ठीक है, भारत अभी चौथे स्थान पर है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी राजनीति में अपना गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और गोखले जी अपना गुरु किसे मानते थे? तो महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। एक न्यायविद थे, महादेव गोविंद रानाडे जो है वो एक न्यायविद थे। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में, है ना। और बनारस अधिवेशन 1905 की कांग्रेस की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पत्र निकाला था जिसका नाम था द हितवाद। द हितवाद पत्र कौन निकाला था? या एक अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो द हितवाद अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वह गोपाल कृष्ण गोखले जी ने निकाला था। अगला सवाल करंट अफेयर्स से है, स्किप करेंगे। खैर, रेलवे से ही सवाल पूछ दिया है कि रेलवे जोन का नाम बताइए। 17वां जो है कोलकाता मेट्रो है। और 18वां रेलवे जोन जो है विशाखापट्टनम 2019 में बनाया गया था, दक्षिण तटीय रेलवे। हम लोग पढ़ते हैं ना, पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में है, उसी प्रकार से दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम में है। ठीक है, यह कब बना? 2019 में बना। अगला सवाल गति के नियम से है। यह नियम कौन दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। वही सवाल पूछ लिया गया था, बेसिक सवाल है। वैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूटन जो है उसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन का नियम कहा जाता है। देखिए, इसमें 3 नियम है। पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा नियम को संवेग का नियम कहते हैं, और तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तीसरे नियम में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। वही तो है, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है ना। इसमें संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। यह उदाहरण से समझिए कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को अपनी ओर खींच लेता ताकि उसे कम चोट लगे। यह भी संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। और पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के नियम का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है ना। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में तो विराम में ही रहना चाहेगी, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए वो अपनी अवस्था, अपनी स्थिति नहीं परिवर्तित करेगी। जैसे हम लोग गाड़ी में चल रहे होते हैं, एक बैक ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग झुक जाते हैं, है ना। पेड़ को हिलाते हैं तो पत्ती गिर जाती है, कंबल को ऐसे झाड़ते हैं तो धूल निकल जाती है। यह सब जड़त्व के ही तो नियम है। अगला सवाल है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो भैया स्माइलिंग बुद्धा पहला था और दूसरा था शक्ति। यह बार बार प्रश्न पूछ रहा है। स्माइलिंग बुद्धा पहला है, कब किया था? तो 1974 में किया था। फिर 98 में किया था, क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति था। पहले के समय कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और दूसरे के समय यानी ऑपरेशन शक्ति के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर भाभा है। देखिए, थोड़ा अल्टर क्वेश्चन है लेकिन समझ लीजिए। देखिए, संविधान सभा में जब बहस हो रही थी, संविधान बनते समय संविधान सभा जब बहस कर रही थी कि निर्वाचन क्षेत्र में कैसा निर्वाचन हो, उसकी प्रकृति क्या हो, तो उस विषय पर जो है गोविंद वल्लभ पंत जो है अपना राय रखते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। देखिए, आज़ादी से पहले क्या होता था कि मुसलमान अगर है तो हमने पढ़ा था ना 1909 में सांप्रदायिक पंचायत आ गया था। सांप्रदायिक पंचायत आ गया था, उसमें क्या होता था कि मुसलमान लोग जो है वो अलग अलग उनका निर्वाचन क्षेत्र होता था और उसमें सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते थे। अगर मान लेते हैं कि ये नई दिल्ली है तो नई दिल्ली में अगर रिजर्व कर दिया गया मुसलमान के लिए, तो वहां पर रहने वाले अगर 20% मुसलमान है तो वो ही वोट देंगे। 80% हिंदू, सिख, अन्य धर्म के कोई वोट नहीं देंगे, सिर्फ 20% मुसलमान वोट देंगे और उसी के अनुसार हार या जीत तय की जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो वही प्रश्न है कि किनका मानना था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। अगले सवाल पर आते हैं। CSIR जो है भारत में एक अनुवांशिक अध्ययन इन्होंने किया है, ठीक है। तो अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये करंट का सवाल है, लक्षद्वीप में उस समय था, लेकिन अभी थोड़ा इसको थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर क्यों किया गया था। तो भाई भारत में यहाँ के लोग कैसे हैं, तो CSIR अध्ययन करते रहती है, तो इस बार वो लक्षद्वीप पहुँच गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि वहाँ के ज़्यादातर लोग मालदीव, श्रीलंका से आए, मतलब दक्षिण एशिया से आए हैं, ठीक है। इन पर पूर्व तथा
पश्चिम यूरेशिया का थोड़ा सा असर पड़ा है। मतलब मूल रूप से ज़्यादातर वो 95% जो है साउथ इंडिया के ही लोग हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल जो है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है हर साल। ठीक, तो उस समय 2020 में किसको दिया गया, तो अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि 2023 में जो है ईरान की जो है 3 महिलाएं हैं, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। 2 मोहम्मदी हैं, एक नरगिस मोहम्मदी और एक है इलाहे मोहम्मदी और तीसरी है नीलोफर हमीदी। इनको जो है यह गिलेर्मो कैनो पुरस्कार जो है दिया गया था। कब, 2023 में। और 2024 में किसको दिया गया, तो जो पत्रकार फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई हो रही, तो फिलिस्तीन में जो कवर कर रहे हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो उन जो है पत्रकारों को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया था। और यह प्रेस फ्रीडम अवार्ड कब दिया जाता है, तो 3 मई को दिया जाता है ना। 3 मई को क्या है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और गिलेर्मो कानो कौन थे भाई, तो ये कोलंबियाई पत्रकार थे, इनकी हत्या कर दी गई थी, तो इनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से। अगला सवाल है, किस भारतीय महिला निशानेबाज, यह करंट का सवाल है, 2019 में हुआ था IISSF चैंपियन, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, करंट्स है। तो आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो हम लोग जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की जननी जो है एडा लवलेस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जॉन मैकार्थी को। यह सवाल बहुत जगह पूछ भी लिया गया एग्जाम्स में, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं और रोबोटिक्स के जनक जो है जोसेफ एफ एंगलबर्गर हैं और प्रोग्रामिंग भाषा के जनक डेनिस रिची हैं। फिर से दोहरा दूं, प्रोग्रामिंग भाषा के जनक डेनिस रिची, रोबोटिक्स के जनक जोसेफ एफ एंजलबर्गर। आप एंजलबर्गर याद रखें, रोबोटिक्स एंजलबर्गर। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर की जननी एडा लवलेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी। और एलन ट्यूरिंग का भी नाम आता है एआई में, ठीक है, लेकिन इन पर मत जाइएगा, आप जाइएगा जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। सवाल है 2019 में मानव सूचकांक में, देखिए फिर आ गया मानव सूचकांक। मानव विकास सूचकांक बार बार आता रहेगा और इस बार भी हो सके तो कोई ना कोई एग्जाम में पूछ देगा, तो उस पर जाना है अपने को। 2024 में किसको मिला था, तो 2024 में प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान पर कौन था, स्विट्जरलैंड था। कितना अंक मिला था, 0.967। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है, ठीक है। और भारत कहाँ था भाई, तो भारत जो है 134वें स्थान पर था, ठीक है। और यह जो है इसका जो है इंडिकेटर क्या है, तो जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा की अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय का पर कैपिटा इनकम मापा जाता है, PCI मापा जाता है, पर कैपिटा इनकम, है ना। और देखिए यह सूचकांक 1990 में पहली बार जारी किया गया था। अवधारणा कौन दिया था, तो महबूब उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। चलो पाकिस्तान ने कुछ अच्छा किया, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उन्होंने यह, उनके प्रयासों से यह सूचकांक विकसित किया गया था। अगला सवाल रॉलेट एक्ट से है। देखिए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग बार बार आ रहा है। तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाया गया था, तो भाई वही है ना, बिना मुकदमे के कारावास, बिना वकील बिना दलील वाली जो है बात, इसी रॉलेट एक्ट के लिए कही जाती थी और भारतीयों ने इसका बहुत विरोध भी किया था। अगला सवाल है, लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो भाई लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो है कवक शैवाल का सहजीवी संबंध है। देखिए लाइकेन जो है 2 पूर्णतः भिन्न जीवों से संगठित होते हैं। कौन से, तो हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं, और दूसरा है रंगहीन कवक तंतु। देखिए ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है रेगिस्तान में भी आपको मिलेंगे। ध्रुवीय प्रदेश जहाँ ठंडा है, ध्रुवीय प्रदेश वहाँ भी मिल रहा है। रेगिस्तान जहाँ चरम उष्णता है वहाँ भी यह मिल जाता है। पत्थरों पे यह मिल जाता है। लाइकेन का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। कुछ देशों जैसे लीबिया के रेगिस्तान में लैकोनोरा लाइकेन मनुष्यों द्वारा संग्रहित करके खाया जाता है। देखिए प्रदूषक के सूचक के रूप में भी लाइकेन का उपयोग होता है ना, जिसमें फ्लोराइड, ओजोन, NO2 इत्यादि सम्मिलित हैं। देखिए लाइकेन जो है खास तौर से सल्फर डाइऑक्साइड और रेडियो एक्टिव रसायनों जैसे स्ट्रोंशियम, सीजियम के लिए संवेदनशील होते हैं। लाइकेन से दवाइयां भी बनाई जाती हैं, कपड़ों को रंगने के लिए रंजक भी जो है इससे प्राप्त किए जाते हैं।
और अंत में बता दें कि ये जो अम्ल क्षार सूचकांक है लिटमस जो है वह कौन से लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन में बहुत प्रकार होते हैं ना, तो उसमें रोसेला लाइकेन एक प्रकार है, उससे जो है लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो अंत में प्रश्न पर आते हैं कि लिटमस विलयन प्राप्त होता है लाइकेन से, तो कौन से लाइकेन से? तो रोसेला लाइकेन से। अगला सवाल है एक्सेल में कौन सा फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है F2। F2 जो है वो फंक्शन की है जिसमें एक्सेल में हम एडिट मोड पर जा सकते हैं। यहाँ पर सारे दिए हुए हैं फंक्शन की, आप देख सकते हैं पहुँच करके। अगला सवाल है पब्लिक अफेयर इंडेक्स, करंट अफेयर से है, अभी इससे लेना देना है नहीं, इसलिए इसको स्किप करेंगे। प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है बचपन बचाओ आंदोलन। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है सेवा सदन। कामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। यम नहीं यामा है, यामा महादेवी वर्मा ने लिखा है और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भेल का पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, और 2013 से यह महारत्न कंपनी है। अगला सवाल है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर से जुड़े कुछ पूर्ण रूप हैं, उसको भी देख लेते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का पूर्ण रूप है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पास्कल का पूर्ण रूप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एल्गोरिथमिक एंड सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। एल्गोल का पूर्ण रूप है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। डीबेस का पूर्ण रूप है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल का पूर्ण रूप है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और आरडीबीएमएस का पूर्ण रूप है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है 14 केजी द्रव्यमान और 28 मीटर पर सेकेंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? तो देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान कितना दिया गया? 14 केजी, 14, और वेग कितना है? 28। 14 28 को गुणा कर देंगे 392 केजी मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है तत्कालीन भारत के कुछ छात्रों ने सैटेलाइट बनाए थे, तो उसको क्या नाम दिया गया था? तो उसे नाम दिया गया था कलाम सेट, है ना, और इसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं किस प्रकार की खेती कहलाती है? तो इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल चक्रवात से है। भारत में चक्रवात आते रहते हैं अमूमन बरसात के बाद, ठंड में जो है ठंड के मौसम में चक्रवात आते हैं भारत में, वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर आते हैं, अरब सागर में बहुत कम आते हैं। तो देखिए उस समय के अनुसार जो है वो अम्फान था, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि 2024 में कौन कौन सा है। तो रेमल जो है 2024 में आया हुआ एक तूफान है, चक्रवात है, और आसना भी है, दाना भी है, और फेंगल। रेमल, आसना, दाना और फेंगल है। तो जब 21 मई के आसपास आपको पूछा जाएगा 21 मई 24 मई, तो वहाँ पर रेमल में जाएंगे। अगस्त में जैसे पहुँचेंगे तो आसना है, अक्टूबर में जैसे जाएंगे तो दाना है, और नवंबर में फेंगल है। और कहाँ कहाँ प्रभावित हुआ था फेंगल में? जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, श्रीलंका इससे प्रभावित रहा था, दक्षिण भारत। दाना चक्रवात से कौन प्रभावित रहा था? तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। आसना चक्रवात से एमपी यूपी प्रभावित था, और यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ था चक्रवात, है ना। और 21 मई को रेमल। देखिए चक्रवात के नाम तो भारत में चक्रवात है, लेकिन चीन और प्रशांत महासागर में इसे टाइफून कहते हैं। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं। पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी द्वीप के समय इसको टॉर्नेडो कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के गिनी द्वीप समूह में से टॉर्नेडो कहते हैं। उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। हिंद महासागर में हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका में टॉर्नेडो कहते हैं। कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर, वेस्ट इंडीज में से हरिकेन कहेंगे, और चीन सागर और प्रशांत महासागर में टाइफून कहते हैं। अगला सवाल है नवंबर 2020 में एक पनडुब्बी लॉन्च की गई थी। यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम था उस समय वागीर। देश में जो है प्रोजेक्ट 75 चलाया गया था, जिसके तहत कुल छः पनडुब्बी बनाए गए थे। तो भाई अंतिम वागशीर भी बन चुका है, ठीक है। पहले कलवरी आया, फिर खंडेरी, फिर करंज, फिर बेला, फिर वागीर, फिर वागशीर।
ये 6 जो पनडुब्बी है वो स्कॉर्पियन क्लास की अटैक सबमरीन है। यहाँ पे लिखा है ना कि ये कलवरी श्रेणी की है, ये कलवरी श्रेणी की नहीं है, स्कॉर्पियन क्लास की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की है ये। अगला सवाल है 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ा गया है। दोनों साथ साथ चल रहे थे। असहयोग आंदोलन कब चला था? तो 1920 से 1922 तक चला था। क्यों हटा लिया गया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था तो चौरी चौरा कांड हो गया था, है ना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा। ऊर्जा भाई देखते हैं ना आप, थर्मल जो प्लांट होते हैं, कोयला दहन करते हैं तो क्या होता है? ग्रीन हाउस CO2 निकलता है ना। CO2 क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है ना भाई। गाड़ी से भी तो निकलती है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? ऊर्जा में। वो भी कौन सा? तापीय विद्युत जो संयंत्र होते हैं सबसे ज्यादा उससे निकलती है। तो खैर ऊर्जा इसका सही उत्तर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फोटो में देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे आपको रसिया देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, और यहाँ पे है व्लादिवोस्टॉक नॉर्थ कोरिया के पास, और यहाँ पे है पश्चिम यूरोप में मॉस्को। यहाँ से ये जो है यहाँ तक जाती है, यानी कि मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है यह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। और कहा जाता है कि यह जो है 9258 यानी 9258 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। अगला सवाल है असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो हम लोग जानते हैं डिगबोई में खोजा गया था, है ना। और हम लोग जानते हैं कि डिगबोई में तेल शोधन संयंत्र भी है। दुनिया में सबसे पहला तेल का कुआं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के टाइट्सविले में खोदा गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो प्रश्न के अनुसार हम्पी है। देखिए स्थापत्य कला में एक द्रविड़ शैली है, दूसरी नागर शैली है, और तीसरी बेसर शैली है। बेसर शैली में क्या होता है? बेसर शैली में नागर और द्रविड़ को मिक्स करके बनाया जाता है, तो वहाँ पर बेसर शैली होती है। ये होयसल के मंदिर बेसर शैली में बनाए जाते थे, है ना। और साउथ के आप जो पढ़ेंगे तंजावुर के या मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, ये सब द्रविड़ शैली में है। और उत्तर भारत के मंदिर जो है वो नागर शैली में है। जैसे कि आप चले जाएं खजुराहो में कंदरिया महादेव, ये सब क्या है? ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। तो प्रश्न के अनुसार द्रविड़ शैली स्थापत्य कला हम्पी। कोणार्क भाई नॉर्थ इंडिया में है, उड़ीसा में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, और एलोरा जो है महाराष्ट्र में है। ये सभी क्या है? एलोरा, कोणार्क और खजुराहो क्या है? नागर शैली हो गए, हम्पी द्रविड़ शैली हो गए। प्रश्न के अनुसार हम्पी इसका उत्तर है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता पड़ती है? तो पहले प्रकाश संश्लेषण में हम लोग जानते हैं होता क्या है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो मिलकर के ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनती है और फिर से जल बनता है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल जो है उसको जमीन से प्राप्त होता है, और इससे जो है वो क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज से वो पोषण प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीजन जो है वातावरण में मुक्त करते हैं, और पत्तियों द्वारा जल भी मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तभी तो वो ग्लूकोज बनाएगी। अगला सवाल है किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल कहा जाता था? देखिए उस समय जब ब्रिटिशर्स थे भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, तो उस समय बंगाल के आर्मी में जो जवान भर्ती किए जाते थे वो अवध से किए जाते थे। इसीलिए अवध को जो है बंगाल की आर्मी का नर्सरी कहा जाता था। अगला सवाल है अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत। उस समय करंट का सवाल है, कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। देखिए पंजाब में क्या है कि जब हरित क्रांति हुई थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिला था। ठीक है, लेकिन लाभ का जो है दुरुपयोग हो गया। उन लोग जो उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ज़्यादा उर्वरक डालने लगे, और ज़्यादा उर्वरक से वहाँ की जल जो है, जल प्रणाली जो है विषाक्त हो गई और कैंसर का कारण बन गई है। एक न्यूज भी था कि पंजाब का एक जगह है मालवा, देखिए मालवा एक मध्य प्रदेश में भी है, वहाँ की बात नहीं है, पंजाब का मालवा है। उसे कैंसर बेल्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैंसर के हजारों मामले नजर आते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ? तो चट्टे वाला एक पंजाब में जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज नजर आते हैं। तो प्रश्न के अनुसार पंजाब इसका आंसर है। अगला सवाल है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित की जाए? तो भाई वह दाएं छोर पर होनी चाहिए। सबसे दाएं छोर में कौन सा रहे? 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा दाएं छोर पर रहेंगी भारत का तिरंगा झंडा।
अब भाई फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पूरा कौन पढ़ने जाएगा, एक एक चीज निकाल के दे देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा बाउंसर है, तो संभाल लेना है इसको। अगला सवाल है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास, यह इंपॉर्टेंट है, सतार नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, क्या नाम रखा था, हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापना किया था। तो किसने किया था, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद को छुपना पड़ता था क्योंकि उनका काम हिंसा वाला था, वो हिंसा करते थे, है ना, वैसे क्रांतिकारी थे, बम पिस्तौल का काम था। तो सारा अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ना चाहती थी, तो वो भाई किसी कारण से अपना नाम बदल लेते थे जगह जगह पर जाके। तो एक बार की घटना है जब 1920 की बात की गई है ना, तो उस समय उनका नाम क्या था, हरिशंकर ब्रह्मचारी नाम उन्होंने रखा था अपना। और कहाँ है, तो झांसी, झांसी की रानी पढ़ा ना आपने, तो वही झांसी। तो झांसी के पास एक नदी है सतार नदी, तो वहीं पर अपना एक शिविर स्थापना किया, आश्रम के जैसा कुछ। और बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जो है अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए थे। आज उस पार्क का नाम चंद्रशेखर जी के नाम पर ही रखा गया है। अगला सवाल है, किस देश ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता। देखिए अभी इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे करंट अफेयर्स में ये सब कवर करेंगे। अंतिम सवाल है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो भाई गरीबी ही इसका कारण है, पर्यावरण कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, प्रदूषण कम हो ज़्यादा हो लोग मैनेज कर लेते हैं, आबादी कम ज़्यादा से भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तभी तो वो जाएगा काम करने, यहाँ उसको काम नहीं मिल रहा तभी तो वो गरीब है, अगर काम मिल जाता तो फिर वो निर्धन क्यों रहेगा, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए दूसरे जगहों में जाता है।